प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने हिंदी साहित्य के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है। पाठ्यक्रम प्राय अब आपको याद हो गया होगा, इसलिए हम उस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। आपके हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र में कि पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति, जो 10 अंकों का एक प्रश्न आता है, उस पाठ्यक्रम को हमने पूर्ण कर लिया है। उस पर विस्तार से मैंने चर्चा की है। 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने उसको पढ़ा है। और एक 12 अंकों का आपके प्रश्न, क्योंकि आपके आधुनिक काल पाठ्यक्रम में है, तो आधुनिक काल का इतिहास यानी आधुनिक काल की प्रमुख काव्य धाराएँ भारतेंदु युग से जो आरंभ होती है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता आदि ये विविध काव्य धाराएँ हैं। इन्हीं में ही राष्ट्रीय काव्य धारा भी सम्मिलित हैं, वैयक्तिक काव्य धारा भी सम्मिलित हैं। तो आपके जो पाठ्यक्रम है, ये 12 अंकों का है। और जो पाठ्यक्रम में जो लाइन लिख रखी है वो है आधुनिक काल की विविध काव्य प्रवृत्तियों और कवियों के संक्षिप्त परिचय से संबंधित ये प्रश्न बनेगा। तो हर प्रश्न के उत्तर में हम आरंभ में उस काल के कवियों का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे और साथ ही उस काल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी ऑनलाइन कक्षा के तुरंत पहले जो कक्षा हुई थी, 2 कक्षाएं, जिसमें हमने एक कक्षा में तो आपके आधुनिक काल की विविध परिस्थितियों पर हमने विस्तार से अध्ययन किया है, और दूसरी ऑनलाइन कक्षा में मैंने भारतेंदु युग को आरंभ किया था, जिसमें भारतेंदु मंडल के यानी भारतेंदु युगीन प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय हमने पढ़ा। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम आरंभ करने जा रहे हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ या काव्य की प्रमुख विशेषताएं या भारतेंदु युगीन काव्य के प्रमुख लक्षण, जिसमें जितने भी लक्षण और जितनी भी प्रवृत्तियाँ, हम इसको 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पूर्ण करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिए। पहली काव्य प्रवृत्ति है इस भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता की भावना। यानी आपको पता होगा, जब भारतेंदु युग का जो समय है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का, और ये कालखंड प्रथम स्वाधीनता क्रांति जो 1857 में हुई थी, और उसके बाद में जगह जगह छोटे मोटे आंदोलन होते रहे हैं, और इन आंदोलनों के बाद गांधी जी बागडोर संभालते हैं, और असहयोग आंदोलन वगैरह ये बाद की काफ़ी घटनाएं घटित होती है देश की स्वाधीनता को लेकर के। तो भारतेंदु युगीन जो काव्य हैं वो एक पुनर्जागरण का काव्य हैं। इसमें नव जागरण फैलाया गया था और जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई थी। और तो अब देखिए, हम इसको आरंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीयता की भावना प्राय हम देखते हैं तो न केवल इसमें भारतेंदु युग में है, बल्कि आगे चल के द्विवेदी युग जो आता है 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक, उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना बलवती होती है। फिर छायावाद आता है 1918 से 1936 तक, उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना है। और आगे चल के फिर आता है प्रगतिवाद, जो 1936 से लेकर 1943 तक, वहाँ राष्ट्रीयता की भावना बलवती होती है। क्रांतिकारी चेतना को वहाँ जन्म दिया जाता है इन कवियों के द्वारा अपनी कविताओं के माध्यम से। तो हम आज आरंभ कर रहे हैं राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। राधाचरण गोस्वामी जी की हमारो उत्तम भारत देश, और राधा कृष्ण दास जी की भारत बहारे मासा, और प्रेमगन यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी की जो कविता है धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी, यानी मातृभूमि के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीयता की चेतना आदि, ये कविताएं जो हैं इनसे ओतप्रोत हैं, इन भावों से, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों के शोषण का चित्र अंकित किया है, जैसे भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मुँह से। यानी अंग्रेज दोहरी नीति अपनाते थे, हंस हंस करके भारतीय जनता को उनका शोषण करते थे, और भीतर भीतर रस चूसे यानी वो शोषण कर रहे थे हंस हंस के, मुस्कुरा करके, ताकि जनता उनकी ओर आकृष्ट होए, क्योंकि वो प्रलोभन देते थे। जाहिर बातन में
अति तेज, यानी ऐसा लगता है कि अंग्रेज बातें करने में बहुत तीव्र हैं, तेज हैं, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज, अर्थात वास्तव में अंग्रेज जो है बातों में बहुत तेज हैं और हाँ संस्कृत के लोगों का वो शोषण कर रहे हैं। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। देशभक्ति भी की, राजभक्ति यानी अंग्रेजी शासन की उन्होंने जगह जगह प्रशंसा भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से अंग्रेज़ों की हकीकत को उजागर करने का प्रयास भी किया है। अंग्रेजी कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, परंतु भीतर भीतर भारत का शोषण भी कर रहे थे, और इसका उल्लेख भी भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, तो यहाँ पर राजभक्ति हैं, अंग्रेज़ों की प्रशंसा है कि अंग्रेज शासन हमारे लिए बहुत अच्छा है, सब सुख सुविधाएं हमें दे रहा है, लेकिन पे धन विदेश चली जात ये अति खारी, अर्थात हमारा जो धन है वो विदेश में जा रहा है, ये सबसे कड़वा सत्य है, इसे रोकना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र ने लोकोक्ति शतक में जनता को जागृत करते हुए कहा है, सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चरर में तेज, अर्थात अंग्रेज जो है हमारा सब कुछ लेकर के जा रहे हैं और हम केवल लेक्चरर देने में, प्रवचन देने में तेज हो रहे हैं। सब तजी गहो स्वतंत्रता, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र जी आह्वान करते हैं, सर्वस्व का त्याग करते हुए केवल स्वतंत्रता को गले लगाओ, हमें स्वाधीन होना है, हमें अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद होना है, नहीं चुप लाते खाओ, अर्थात चुपचाप अंग्रेज़ों की लाते सहन नहीं करना, यानी उनका शोषण, उनके अत्याचारों को हमें सहन नहीं करना है, हमें जागृत हो जाना है और देश के प्रति एकजुट हो जाना है। तो ये देशभक्ति और राष्ट्रीयता से प्रेरित कविताएं हैं। वस्तुतः द्वितीय युग में आगे चल कर के जिस राष्ट्रीयता का उदय होता है उसका बीज रोपण यानी बीजारोपण भारतेंदु युग में ही हो गया था। गुप्त जी ने, यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भारत भारती लिखी थी, जिसके माध्यम से वे राष्ट्र कवि के रूप में पूज्य हुए थे, इस युग की राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर के ही गुप्त जी ने भारत भारती लिखी है, यानी ये भारतेंदु युग द्वितीय युग के लिए राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से प्रेरक रहा है। अब हम दूसरी प्रवृत्ति की ओर चलते हैं, वो है समाज की दुर्दशा का चित्रण। तत्कालीन समाज की क्या दशा थी, अंग्रेज़ों के शोषण के कारण भारतीय समाज की क्या स्थिति हो गई थी। देखिए, रीतिकालीन कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि रीतिकालीन कवि दरबारी कवि थे, राजा आश्रय में रहते थे और राजाओं को खुश करने के लिए बढ़ चढ़ कर के केवल काव्य रचनाएं, श्रृंगारिक रचनाएं करने में वो लीन थे। उन्होंने समाज की ओर यानी समाज में जाने का उन्हें अवसर नहीं मिला और समाज की यथार्थ स्थिति को वो नहीं देख पाए और न अपनी कविताओं में उकेर पाए। किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। कवियों ने विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करने जैसी कविताएं लिखी। सामाजिक रूढ़ियों को इन कवियों ने नकारा है। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत आदि को काव्य का विषय बनाया और जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि हमें बाल विवाह रोकना चाहिए, विधवा विवाह का पुनर्विवाह कर देना चाहिए, विधवा का, सती प्रथा को रोकना चाहिए, छुआछूत जैसे भेदभावों से हमें दूर रहना चाहिए, हम सब एक हैं, जाति पाति के बंधनों से हम सब मुक्त हैं। तो इन सभी विषयों को उन्होंने कविता का विषय बनाया। सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंडों का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। भारतेंदु जी ने स्वयं भारत दुर्दशा नाटक में लिखा है, निम्न पंक्तियाँ देखिए, रोबहूँ सब मिली आबहूँ भारत भाई, अर्थात हे भारत भाइयों, आप सब लोग आओ, हम सब लोग मिल करके रो लें थोड़ा, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। अंग्रेज़ों ने भारत की क्या दुर्दशा कर दी है, भारतीय समाज और राष्ट्र का कितना इन्होंने शोषण करके अत्यंत दयनीय स्थिति तक पहुंचा दिया है, और अब हम कुछ नहीं कर सकते सब मिलकर रोने के सिवाय। इसलिए हम सभी को जागृत होकर के इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। बाल विधवाओं की जो दुर्दशा उस समय हो रही थी, प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपनी कविता की इस पंक्ति में लिखा है, देखिए, कौन करे जो नई कसकत, सुन्नी विपत्ति बाल विधवन की, यानी बालिका का एक तरह से तो बाल विवाह हुआ और
थोड़े समय बाद ही जैसे वे विधवा हो जाती है और पूरे जीवन भर उसको पुनर्विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। तो इस बाल विधवा को समाज में प्राचीन रूढ़ियों में किस तरह से जकड़ करके इसके ऊपर अत्याचार होते थे, तो इसके कष्टों को, इनके ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को सुन करके किसका कलेजा नहीं कर सकता, यानी किसे पीड़ा नहीं होती, किसे कष्ट नहीं होता, सबको कष्ट हो रहा है, लेकिन लोगों में जागृति नहीं थी। राधाचरण गोस्वामी जी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा है, मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, अर्थात मैं हाय हाय करके और धाय यानी दौड़ दौड़ करके पुकार लगा रहा हूँ, रो रहा हूँ, भारत की डूबी नाव उबारो कोई, अर्थात वो आह्वान कर रहे हैं लोक नायकों का, जन सेवकों का, नेताओं का कि जल्दी से आओ और कोई नायक बने। और जैसे गांधी जी बाद में आकर के भारत की बागडोर को संभालते हैं, इसी तरह से राधाचरण गोस्वामी जी ने यह आह्वान किया कि कोई भी तो सामने आओ, आकर के भारत की इस डूबती नाव को संभाल लो, मैं रो रो करके पुकार लगा रहा हूँ। वस्तुतः ये अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं। भारतेंदु युग की हम तीसरी प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता है श्रृंगारिकता का चित्रण। वैसे आगे चल के द्वितीय युग में श्रृंगारिकता को नकारा गया था, यानी श्रृंगारिकता का विरोध किया गया था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा कि भारतेंदु युग के पहले रीतिकाल चल रहा था और रीतिकाल का जो काव्य है वो श्रृंगारिकता से ओतप्रोत हैं, दरबारी काव्य हैं। तो श्रृंगारिकता का प्रभाव, पूर्व युग का प्रभाव इन कवियों पर भी स्पष्टतः देखा जा सकता है। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगारिकता की मर्यादित अभिव्यक्ति की है, लेकिन जैसे रीतिकाल में तो अश्लीलता की हद को भी रीतिकाल श्रृंगारिक वर्णन करने में हद पार कर चुका है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्सिक वर्णन इन कवियों ने किया है, नायक नायिका का भेद तो इन्होंने किया है, लेकिन इन कवियों ने नायक नायिका का भेद और नक्सिक वर्णन तो इन कवियों ने किया, साथ ही राधा कृष्ण को नायक नायिका बनाकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की कुछ कविताओं को देखिए यहाँ पर, कुछ काव्य संग्रह को, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, ये सभी काव्य संग्रह हैं भारतेंदु जी के जो श्रृंगारिक वर्णन पर आधारित है, प्रेम वर्णन पर आधारित हैं। आदि रचनाओं में श्रृंगार रचना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वही संधि को प्राप्त एक बाला का चित्रण या द्रष्टव्य है। वही संधि का तात्पर्य षोडशी, 16 वर्ष की अवस्था, यानी 15-16 वर्ष की अवस्था जिसमें बचपना पूरी तरह से समाप्त ही नहीं हो जाता और यौवन के लक्षण आरंभ होने लग जाते हैं। तो देखिए, शिशुताई अजोने गई तन से, यानी शरीर से उस बालिका की शिशुता यानी बचपन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तब यौवन ज्योति बटोर लगी और तब फिर भी यौवन की ज्योति उसके शरीर पर दिखाई लगने लगी, यौवन के लक्षण उभरने लगे हैं। सुनी के चर्चा हरिचंद की कान कूक दे बोहें मरोड़ लगी। सुनी के चर्चा हरिचंद, हरि यानी यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कवि के संदर्भ में भी अर्थ हो सकता है और हरिचंद यानी ईश्वर कृष्ण के लिए भी अर्थ हो सकता है। और वो कृष्ण को यानी अपने प्रिय को वो नायिका आवाज़ दे दे के पुकार रही है, भौहें से वो इशारे कर रही है, भौहें मरोड़ मरोड़ के इशारे कर रही है, यानी यौवन का आगमन, यौवन मचलने लगा है लेकिन अभी बचपना छूटा नहीं है। ये एक संयोग श्रृंगार का है चित्रण। और इसके साथ ही वियोग का एक उदाहरण देखिए, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अर्थात हे प्यारे कृष्ण तुम्हारे निहारे बिना अर्थात तुम्हारे देखे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, और ये मेरी दुखी अखियाँ जो है, आँखें जो है, ये मानती नहीं, तुम्हारे दर्शन करने की प्यासी है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने भी प्रेम संपत्ति लता में नायिका की वियोग दशा का चित्रण किया है। जगमोहन मोहिनी मूर्ति के बिना, जगमोहन यानी यहाँ पर सीधा सीधा कवि का नाम भी है जगमोहन, और दूसरा जग को मोहित करने वाले श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति अर्थात सुंदर मूर्ति के दर्शन के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ, अर्थात उनके कृष्ण के दर्शनों के बिना ये दुखी रातें नहीं काटी जा सकती, वियोग वेदना को सहन नहीं किया जा सकता। हम भारतेंदु युग की चौथी काव्य प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी भक्तिपरक रचनाओं में प्रमुख हैं भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य एवं कार्तिक स्नान है, ये कार्तिक नहीं है, इसको सही कर लें आप, कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गी भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इस संदर्भ में ये पंक्ति द्रष्टव्य है,
मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। अर्थात मेरे तो एक ही साधन है, यानी एक ही मात्र सहारा है। जग नंद लला अर्थात जग यानी संसार में केवल मात्र श्री कृष्ण, और वृष भानु दुलारी अर्थात वृष भानु की दुलारी यानी पुत्री, प्यारी पुत्री राधिका के सिवाय मेरा इस संसार में कोई सहारा नहीं है। यानी इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास यहाँ हम देख रहे हैं। साथ ही अपनी दीनता का उल्लेख भी कवि कर रहे हैं और उद्धार की प्रार्थना भी कृष्ण से कर रहे हैं। सका प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, अर्थात कृष्ण के तो हम मित्र हैं, वो हमारा उद्धार करेंगे और हम राधा रानी के गुलाम हैं। उधारो दीन बंधु महाराज, उधारो यानी हे प्रभु, हे कृष्ण हमारा उद्धार करो। हे दीन बंधु, आप तो दीनों के सखा हैं, मित्र हैं, हे महाराज हमारा उद्धार कीजिए। जैसे हैं तैसे तुम्हारे ही और नहीं को काज, अर्थात हम जैसे तैसे हैं, जिस स्थिति जिस दशा में हैं प्रभु, आप ही का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और कोई काज अर्थात आपकी भक्ति के सिवाय हमारा और कोई कार्य नहीं है। आपके सिवाय में हमारे ऊपर किसी का कोई आशीर्वाद और कोई सहारा नहीं है। तो यहाँ उद्धार की प्रार्थना है और अपनी दीनता का चित्रण भी भारतेंदु जी ने किया है। प्रताप नारायण मिश्र जी और राधा कृष्ण दास जी के काव्य में निर्गुण भक्त जो कवि हुए हैं, उनकी जैसी भक्ति भावना इनकी कविताओं में विद्यमान है। उन्होंने संसार की नश्वरता अर्थात संसार क्षण भंगुर हैं, माया मोह के बंधन जिसमें मनुष्य जकड़ा हुआ रहता है, विषय वासना की निसारता, जिन विषय वासनाओं के प्रति मनुष्य लालायित होकर के उनके पीछे दौड़ रहा है, तो इनको सारहीन कवि ने बताया है। जैसे निर्गुण संतों ने अपने उपदेशों में इस संसार को, माया मोह को और विषय वासनाओं के बारे में जो वाणियाँ लिखी हैं, वो वैसा ही उल्लेख इन कवियों में भी हैं। आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। प्रेमगन यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी के अलौकिक लीला रचना भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है। हम भारतेंदु युग की अब 5वीं काव्य प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग इन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति का चित्रण किया है। एक और तो वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु आदि का इन्होंने मनोहारी चित्रण किया है, यानी इनके चित्र अंकित किए हैं। तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण भी किया है। भारतेंदु द्वारा रचित वसंत होली में वसंत ऋतु का चित्रण है, तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिकाओं की श्रृंगारिक चेष्टाओं का निरूपण भी भारतेंदु और अन्य कवियों ने किया है। भारतेंदु जी का ये यमुना वर्णन की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर उदाहरण के तौर पे उल्लेखनीय हैं। देखिए, तरनी तनुजा तमाल तट तरुवर बहुछाए, जुग के कूल सो जल परसत हित मनु सुहाए। यहाँ ऊपर की जो पंक्ति है ते की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा, तरनी यानी सूर्य की, तनुजा यानी पुत्री अर्थात सूर्य पुत्री यमुना, यमुना नदी के तट पर किनारे पर तमाल तट, तमाल के जो वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष बहुत अधिक रूप में छाए हुए हैं यमुना नदी के किनारे पर। झुके कूल सो यानी वे अपने परंपरा अनुसार विनम्रता के कारण वे वृक्ष झुके हुए हैं, और ऐसा लगता है कवि ने यहाँ पर मनुहु वाचक शब्द का प्रयोग करते हुए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। ऐसा लगता है कि मानो जल परसन हित मनु सुहाए, अर्थात वो जल को स्पर्श करने के लिए ही झुक रहे हैं, इस रूप में वो सुशोभित हो रहे हैं। अगली जो काव्य प्रवृत्ति है वो है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेरी नगरी जो इन्होंने नाटक लिखा था, उसमें चूरन वाला यानी फेरी वाला कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, अर्थात हे साहब इस चूरन को जो लोग खाते हैं सारा हिंद हजम कर जाता, अर्थात सारे हिंदुस्तान को हजम कर जाएंगे। अंग्रेज़ों के संदर्भ में यहाँ पर व्यंग्य किया है कि इस चूरन को खा करके वो हमारे पूरे हिंदुस्तान को हजम कर रहे हैं, क्योंकि चूरन खाने से पेट साफ हो जाता है और वो सारे हिंदुस्तान को खाने की सोचते हैं, शोषण करने की सोचते हैं। नए जमाने की मुकरी में कवि ने सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किए हैं। मद्यपान यानी शराब आदि नशे के संबंध में
उनकी व्यंग्योक्तियाँ काफ़ी द्रष्टव्य हैं। देखिए, मुँह जब लगे तब नहीं छूटे, अर्थात शराब या अन्य कोई नशा जब मुँह के लग जाता है, स्वाद लग जाता है मुँह के, तो वो बुराई कभी नहीं छूट सकती, वो दुर्व्यसनों का आदी हो जाता है। जाति मान धन सब कुछ लूटे, यानी शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे जाति मान सम्मान धन सब कुछ समाप्त हो जाता है, और मुंह पे लगने के बाद उसका चस्का कभी नहीं छूटता। पागल करी मोही करे खराब, और वो व्यक्ति को तो एक तरह से पागल कर देती है और उनके खुद के मन को भी वो खराब कर देती है। क्यों सबकी साजन नहीं शराब, अर्थात कवि ने ये पंक्ति एक हास्यपरक और व्यंग्यपरक रूप में लिखी है। क्यों नहीं सखी साजन है सखियों है साजन है सज्जनों, क्या शराब ऐसा नहीं करती। अर्थात शराब वास्तव में ही मनुष्य के मन को खराब कर देती है, और उसके मुंह के लगने के बाद वो कभी नहीं छूटती, और उसे जाति मान मन धन सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की कविताएं हर गंगा, ये बढ़ापा न होकर के ये बूढ़ापा है, प्यारे विद्यार्थी उसको सही करें आप, बूढ़ापा। उर्दू का स्यापा, आधा स या और पा, उर्दू का स्यापा हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं, और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उनमें भारतेंदु युगेन जो शेष प्रवृत्तियां हैं, उन सभी प्रवृत्तियों को हम इस अगली ऑनलाइन कक्षा में समाप्त करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।